स्टूडेंट्स, आज हम अधिगम व शिक्षण के अंतर्गत जो बात करने जा रहे हैं वो अधिगम के स्थानांतरण की बात करने जा रहे हैं। और अधिगम के स्थानांतरण के बाद हम उनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण की अगर आप बात करें तो इसका अर्थ साधारणतः हम स्थानांतरण से पहले बात करेंगे। स्थानांतरण का अर्थ क्या है? एक परिस्थिति का दूसरी परिस्थिति में परिवर्तित होना, दूसरी परिस्थिति की ओर जाना। तो अगर हम अधिगम के स्थानांतरण की बात करें तो हमारे द्वारा जो भी सीखा जाता है एक परिस्थिति में, फिर उसको दूसरी परिस्थिति में उसको ढालना, अर्थात हमारे सीखने की प्रक्रिया उसके पूर्व अनुभवों के साथ जो सीखा गया है उसको या तो उसके साथ मैच होना या उसका मिक्स मैच होना, दोनों बातें हो सकती हैं। तो हम अगर स्थानांतरण की बात करें तो एक परिस्थिति का दूसरी परिस्थिति में चलना। अगर हम स्थानांतरण की साधारण अर्थ में बात करें, यदि हम इसको जाने, यदि किसी व्यक्ति, वस्तु या बात का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देना या स्वयं पहुंच जाना स्थानांतरण कहलाता है। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति द्वारा सीखी हुई बात का या परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना अथवा किसी सीखी हुई बात का किसी अन्य बात के सीखे जाने में सहायक सिद्ध हो सकना भी संभव है। यही अधिगम का हस्तांतरण या स्थानांतरण कहा जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी सीखी हुई बात का किसी अन्य सीखे जाने वाली बात में सहायक सिद्ध होना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। हमने अगर हम देखें कि एक कार्य को अगर बालक या व्यक्ति सीखता है, मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, फुटबॉल का खिलाड़ी वह फुटबॉल को बहुत अच्छे से खेलना जानता है। उसको अगर हॉकी खेलने के लिए सिखाया जाए तो उसमें भी वो जल्दी से सरलता से निपुणता प्राप्त कर लेगा, क्योंकि उसका कारण क्या है? हॉकी की तकनीक और फुटबॉल की तकनीक लगभग एक जैसी होती है। अब उस परिस्थिति में क्योंकि उसने फुटबॉल को सीखा हुआ है, बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, अब वो अगर हॉकी सीखना चाहे या अगर उसको हॉकी से खेलना सिखाया जाए तो उसके अंदर स्थानांतरण करना, उसकी पहली स्थिति का परिस्थिति का उसके द्वारा जो सीखा गया है उसको स्थानांतरित करना बहुत आसान व सरल हो जाता है। अब हम करेंगे स्थानांतरण की कुछ परिभाषाओं के बारे में। अधिगम के स्थानांतरण की परिभाषाएं। अधिगम के स्थानांतरण की परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले हम सोरेनसन की द्वारा दी गई जो परिभाषा उसकी बात करते हैं। सोरेनसन ने कहा है, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख करता है। अर्थात एक परिस्थिति में जो भी कुछ सीखा गया है, चाहे उसकी आदतों का निर्माण हो व्यक्ति की, या उसके द्वारा कोई प्रशिक्षण किया गया हो, उसके द्वारा कोई ट्रेनिंग ली गई हो, तो उसका दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण कहलाना, जो दूसरी परिस्थिति में जाना, उसको स्थानांतरण कहते हैं। क्रो व क्रो के अनुसार क्रो ने इसके बारे में जो कहा है, स्थानांतरण के बारे में परिभाषा दी है, उसकी बात करते हैं। उनके अनुसार सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का और सोचने, अनुभव करने या कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना स्थानांतरण कहलाता है। और साधारणतः प्रशिक्षण का स्थानांतरण, अगर उसको द्वारा जो प्रशिक्षण लिया गया है उसको साधारण रूप में
स्थानांतरण ही कहते हैं। अर्थात वही बात कि एक परिस्थिति में जो हमने सीखा या बालक ने सीखा, जो भी सीखा, वह दूसरी परिस्थिति के अंदर जब उसको ले जाते हैं तो वह अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अर्थात उसके द्वारा जो पहले सीखा हुआ है और उसको अब जो सिखाया जाना है उस परिस्थिति के अंदर अगर समानता है तो वह उसका स्थानांतरण कहलाता है। तीसरा है शैक्षिक अनुसंधान कोश के अनुसार शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश के अनुसार, शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश इसके बारे में जो कहता है हम उसकी बात करते हैं। उनके अनुसार अधिगम एक विशेष प्रकार के अंतर रूप पर लागू होता है। इसमें अधिगम तथा परीक्षण की दिशाओं में बहुत समानता रहती है। इन्होंने भी ये बात कही कि जो भी कुछ सीखा गया है व्यक्ति द्वारा या बालकों द्वारा, उनको जो भी सिखाया गया तो जो दूसरी परिस्थिति उसके समान रूप की होती है उसके अनुसार वह जो सीखता है वह अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट है शिक्षा शब्दकोश के अनुसार शिक्षा शब्दकोश जो डिग्री ऑफ एजुकेशन है उसमें इसके बारे में कहा गया है, हम उसके बारे में बात करते हैं। प्रत्यक्ष प्रशिक्षण के बिना निश्चित अधिगम में विकास, वृद्धि, संशोधन किसी क्रिया के अभ्यास के द्वारा संबंधित क्रिया में आदान प्रदान संशोधन ही सीखने का स्थानांतरण है। अर्थात कि जो भी एक परिस्थिति में सीखा गया है वह दूसरी परिस्थिति में समानता रखता है और उसके अनुसार जो पहले सीखा हुआ है उसके अनुभव जो हैं वह दूसरी परिस्थिति में सीखने में सहायक सिद्ध होते हैं और बहुत आसानी से सरलता से जो बालक है या जो विद्यार्थी है उसको हम आसानी से सिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्किनर व क्रोवर ने जो विश्लेषण किया उसकी बात करते हैं। स्किनर व क्रोवर इन्होंने जो विश्लेषण किया उसकी बात करते हैं। उन्होंने कहा स्थानांतरण एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में होता है। अर्थात पहली जो परिस्थिति है उसके में जो सीखा गया है उसको दूसरी परिस्थिति में ले जाना, उस एक परिस्थिति का दूसरी परिस्थिति में हस्तांतरण ही स्थानांतरण कहलाता है। इसका संबंध शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं में हो सकता है। अर्थात जो भी पहली शारीरिक क्रिया की गई है, जो पहली परिस्थिति में जो की गई है वह दूसरी परिस्थिति में शारीरिक क्रिया उसकी समान रूप में अगर की जाती है तो वह स्थानांतरण कहलाती है। और मानसिक क्रिया भी अगर वह पहली परिस्थिति में जो उसने सीखा हुआ है दूसरी परिस्थिति में उसको स्थानांतरित करते हैं तो वह अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अब हम अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार की बात करेंगे। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार के अंतर्गत पहला आता है साध्यात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण। अर्थात अगर हम इस के अंतर्गत हम बात करें सकारात्मक स्थानांतरण क्या है,
इस स्थानांतरण में एक विषय अथवा क्रिया का पिछले अधिगम दूसरे विषय अथवा क्रिया के अधिगम में सुविधाजनक होता है। जैसे हम एक उदाहरण लें कि ट्रक चालक अगर वो ट्रक चलाना जानता है और अगर उसको बस चलाने को दी जाए तो उसको बहुत आसानी से सुविधाजनक रूप से उसको चला सकता है। या हम दूसरा उदाहरण लें तो उसमें बात करें कि अगर अर्थशास्त्र के नियम की बात करें, अर्थशास्त्र का ज्ञान होने से मूल्य को निर्धारण करने में हम दुकानदार से सौदा तय करते हैं, अथवा ह्रास के नियम के अनुसार हम जब किसी वस्तु की उपयोगिता कम समझते हैं तो उसको किसी भी मूल्य पर खरीदना नहीं चाहते और उसके लिए वह भले ही कितनी भी सस्ती हो उस वस्तु को हम खरीदना नहीं चाहेंगे। यहाँ पर कक्षा से में प्राप्त किए गए ज्ञान अनुभव को हम दैनिक जीवन की क्रियाओं में प्रयोग करते हैं, उसको स्थानांतरित करते हैं, जहाँ यह सहायक होता है और यही व्यवहारिक ज्ञान के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। अब हम बात करेंगे नकारात्मक स्थानांतरण के बारे में। नकारात्मक नकारात्मक स्थानांतरण में अगर हम बात करें तो इसमें जो स्थानांतरण होता है, इस स्थानांतरण में एक विषय का अधिगम दूसरे विषय के अधिगम को अधिक कठिन बना देता है। जिस प्रकार एक बच्चे को हम बहुवचन बुक का सिखाते हैं, बुक्स का, और दूसरे अगर हम कई बहुवचन को प्रयोग करें, बुक का बुक्स, और बुक्स को वह बुक्स नहीं लिख सकता, ये उसके लिए दूसरा नियम लागू होगा। बुक्स के लिए बुक्स, बेंच के लिए बेंचेस, अर्थात इसमें स्थानांतरण नकारात्मक रूप से हो रहा है, उसको और कठिन बना देता है, क्योंकि जो उसके द्वारा पहले सीखा गया था बहुवचन प्रयोग करना, एस का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन अब उसमें ES का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये स्थानांतरण नकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। उसके साथ साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट स्थानांतरण की, नेक्स्ट प्रकार की, उसमें तीसरा प्रकार है क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल स्थानांतरण या ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर की बात करें तो इसमें जब किसी शैक्षिक स्तर पर किया गया कोई अधिगम उसी स्तर के किसी अन्य प्रकार के अधिगम में सहायक होता है तो उसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। अब हम उसका उदाहरण लें कि एक 10वीं कक्षा के विद्यार्थी को रेखागणित सिखाया जा रहा है और रेखागणित में उसको अलग अलग प्रकार की आकृतियां सिखाई जाती है, ट्रायंगल, आयत और चतुर्भुज, तो उसका चित्रकला में भी प्रयोग कर सकता है। तो इस प्रकार से वह एक जो उसके द्वारा जो अधिगम किया गया है, उसके द्वारा जो सीखा गया है, वह दूसरे अधिगम के अंदर क्षैतिजीय या हॉरिजॉन्टली उसको सीख रहा है। तो इस स्थानांतरण में दोनों प्रकार के उसके साथ सम्मिलित किए जा सकते हैं। दूसरे जो हमने प्रकार जाने कि इसमें सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष दोनों स्थानांतरण इसके ऊपर ध्यान देने योग्य है कि वह सकारात्मक या धनात्मक भी हो सकता है, यह ऋणात्मक भी हो सकता है। दोनों प्रकार से क्षैतिज जो स्थानांतरण है उसका प्रभाव दोनों प्रकार से पड़ सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में। इसके साथ साथ जो चौथा प्रकार है
जब किसी शैक्षिक स्तर पर सीखा गया कोई कार्य उससे आगे के स्तर के किसी ज्ञान के लिए सहायक होता है तो उसे ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे हम बात करें, उदाहरण के लिए कक्षा 8 में एक बालक को अगर कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है, तो 9वीं कक्षा में वह जो ज्ञान प्राप्त करता है उससे आगे का ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात एक जो ज्ञान उसने प्राप्त किया हुआ है प्रथम, और उसके बाद जो दूसरा ज्ञान प्राप्त करता है उससे ऊंचे स्तर पर जब उसका स्थानांतरण हो रहा है तो वह ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण कहलाएगा। अब हम बात करेंगे स्थानांतरण के प्रकारों के बारे में। अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों के बारे में। इसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए कि स्थानांतरण, अधिगम का जब स्थानांतरण करेंगे तो उसके लिए अलग अलग जो सिद्धांत दिए। तो सबसे पहले हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत की इसमें बात करते हैं। उन्होंने जो सिद्धांत दिया वह समरूप तत्व का सिद्धांत कहलाता है। समरूप तत्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत में अगर हम बात करें तो इसमें जो उन्होंने अपने सैद्धांतिक स्वरूप का सैद्धांतिक मान्यता के अनुसार जब किन्हीं दो कार्यों में पर्याप्त समानता होती है तब स्थानांतरण की मात्रा काफी अधिक होती है। यह सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन में सामान्य अनुभवों द्वारा भी प्रमाणित होता है और हम जानते हैं कि यदि हमने कोई कार्य पहले किया हुआ है तो उससे मिलता जुलता दूसरा कार्य जब हम करते हैं तो उसको हम सरलता से आसानी से कर सकते हैं। यह स्थानांतरण अनुभव की सामग्री या क्रिया की समानता के परिणाम स्वरूप होता है। इस मान्यता के अनुसार वास्तव में प्रत्येक कार्य अनेक छोटे छोटे भागों में बटा होता है। अब जब इन्हीं दो कार्यों के इन छोटे छोटे भागों में पर्याप्त समानता रहती है तो स्थानांतरण की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार के स्थानांतरण का मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसके मस्तिष्क में कुछ स्नायुबंध एक्टिव हो जाते हैं। तो जब वह दूसरे कार्य को करता है तो वो जो स्नायुबंध उसके अंदर निर्मित हुए हैं वह सक्रिय हो जाते हैं, तो उसके लिए वह सहायक होते हैं। इसके बाद जब वह कोई दूसरा कार्य करता है तो उस समानता के कारण उसके जो स्नायुबंध पहले निर्मित हो चुके हैं उसको दोबारा से सक्रिय करता है और आसानी से इसके परिणाम स्वरूप वह दूसरा कार्य आसानी से कर सकता है। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित स्थानांतरण के इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण हर्बर्ट सोरेनसन ने भी किया। हर्बर्ट सोरेनसन ने कहा कि यह जो सिद्धांत है सामान्य तत्व सिद्धांत के अनुसार एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में उस सीमा तक स्थानांतरण हो जाता है जो दोनों परिस्थितियों में समान होते हैं। थॉर्नडाइक ने यहाँ समान तत्वों के से आशय मानसिक क्रियाओं से ही लगाया है। उन्होंने बताया कि समान तत्वों के से आशय उन मानसिक प्रक्रियाओं से है जो मस्तिष्क में अपनी स्थिति के रूप में समान रूप से और समान कोश से संबंधित हो। अगर वह समानता लिए हुए कोई भी कार्य है जो पहली परिस्थिति में सीखा है तो दूसरी परिस्थिति में उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा, और अगर उसका प्रभाव नकारात्मक दृष्टि से देखें तो अगर वह दूसरी परिस्थिति
हुआ है तो वह कार्य उसके लिए समान रूप से अगर है तो उसको आसानी से वह सीख सकता है। इसलिए हमने समरूपता के सिद्धांत की इसके अंतर्गत बात की है कि समरूप तत्व अगर वह उसके अंदर समानता लिए हुए किसी कार्य को सीखता है दूसरी परिस्थिति में तो वह उसके लिए सरलता से सीख सकता है। क्रो एंड क्लो ने भी इन्हीं के सिद्धांत को जो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया समरूपता का सिद्धांत है उसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि समान तत्वों के सिद्धांत के अनुसार एक स्थिति से दूसरी स्थिति को स्थानांतरण उसी अनुपात में होता है जिसमें दोनों स्थितियों को विषय सामग्री दृष्टिकोण और विधि या उद्देश्य के तत्वों में समानता होती है। इस सिद्धांत की कुछ विचारकों ने या मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि थॉर्नडाइक की मान्यता के अनुसार यदि यह मान लिया जाए कि अवधान आदि सब मन या मस्तिष्क के विभिन्न अवयव हैं और इन्हीं को समान रूप में लिया जाए तो शायद यह समान तत्व नहीं होगा, क्योंकि अवधान तथा स्मृति का संबंध किसी विषय विशेष से न होकर सभी विषयों से है। क्योंकि उन्होंने माना कि किसी विशेष विषय की अगर हम सिखाते हैं तो एक ही विषय की बात नहीं करते, उसमें विभिन्न विषयों की बात करते हैं और विभिन्न विषयों का समान होना अगर मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत देखा जाए तो हो सकता है कि उसके अंतर्गत किसी विषय को तो बहुत अच्छे से सीख ले विद्यार्थी और हो सकता है दूसरा विषय उसमें समानता ना रखता हो तो उसका स्थानांतरण उसके लिए कठिन हो जाए। जैसे हमने पहले बात की थी नकारात्मक से उस स्थानांतरण की, तो उसका नकारात्मक स्थानांतरण होगा तो उसमें समरूपता होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। दूसरा सिद्धांत, अब हम दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं, वह है सामान्यीकरण का सिद्धांत, जिसको जनरलाइजेशन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है स्थानांतरण के इस सिद्धांत का प्रतिपादन का जो मुख्य श्रेय है वह प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक है वह C.H. जड को जाता है। C.H. जड, उन्होंने सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन का जो स्थानांतरण के अंतर्गत दिया। उनका मानना है कि जैसे हम इसके नाम की ही बात करें तो सामान्यीकरण का क्या बहुत समरूपता के साथ ही संबंधित सा लग रहा है, क्योंकि सामान्य सिद्धांतों को जो बिल्कुल सामान्य सिद्धांत हैं उनके अंतर्गत कोई किसी क्रिया को सीखते हैं तो दूसरी क्रिया उसी के सामान्य सिद्धांतों पर ही लागू होती है। इसलिए उन्होंने माना कि सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है वह अधिगम के स्थानांतरण को अच्छी तरह से प्रभावित करता है। उनके अनुसार जिस सीमा तक कोई मनुष्य अपनी अनुभूतियों के द्वारा कोई सामान्य सिद्धांत निकाल लेता है उसी सीमा तक संस्कार स्थानांतरित होते हैं अथवा शिक्षण के स्थानांतरण के लिए संबंधित विषय या क्रिया के सामान्य सिद्धांत का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। इस ज्ञान के अभाव में उत्तम स्थानांतरण प्राय कठिन हो जाता है। इस सिद्धांत के प्रमापीकरण के लिए जड ने कुछ बच्चों को लिया, उसको दो टोलियों में बांटा। एक को तो अभ्यास करवाया, उसमें जो दो टोलियां बांटी तो उसमें पानी में निशाना लगाने के लिए कहा, पानी में 1 फुट गहरे में निशाना लगाने का अभ्यास करवाया गया। जिन बच्चों को अभ्यास करवाया गया वो सरलता से सीखे। दूसरी टोली में उनको कुछ अभ्यास नहीं करवाया गया, कुछ सिखाया नहीं गया, उनको निशाना लगाने के लिए कहा तो वह उस निशाने को सही प्रकार से नहीं लगा सके। तो यहाँ हम बात करेंगे जो सामान्य सिद्धांत के अनुसार जब बालक को पहले सिखाया गया है तो वह उस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और अगर उनको वह पहले उसका अभ्यास नहीं करवाया गया या उसको सिखाया नहीं गया तो उस कार्य को वह उस ढंग से अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। अच्छे ढंग से क्या, उस कार्य को सही ढंग से कर ही नहीं पाएंगे। तो इस
सिद्धांत की कुछ विचारकों ने आलोचना भी की। उन्होंने माना कि यह तो ठीक है कि जब दो बातों में समानता होती है तो दूसरी बात को सरलता से समझा जा सकता है, परंतु जैसा कि हमने समान तत्व वाले जो समरूप तत्व वाले पिछले सिद्धांत में देखा था कि यदि समान तत्व का वस्तु या बात के समान तत्वों से लगाया जाए तो यह सिद्धांत बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे समरूपता का सिद्धांत है, तो इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सामान्यीकरण के सिद्धांत के बाद दो तत्वों के सिद्धांत की बात करते हैं। दो तत्वों का स्थानांतरण के इस सिद्धांत के अंतर्गत इस सिद्धांत में क्या करा कि सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इसमें इस सिद्धांत की व्याख्या स्पीयरमैन के द्वारा की गई। स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया कि हमारी बुद्धि दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सामान्य बुद्धि जिसको जी से डिनोट करते हैं, और एक होती है विशिष्ट बुद्धि जिसको एस से डिनोट किया गया है। अर्थात जनरल सामान्य बुद्धि को हम जनरल इंटेलिजेंस कहेंगे और विशिष्ट बुद्धि को स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कहेंगे। तो उनके अनुसार यह माना गया कि स्थानांतरण के इस सिद्धांत की मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य बुद्धि अर्थात समान रूप में जी जो है वो समान रूप में पाई जाती है। सभी व्यक्तियों में जो सामान्य बुद्धि है वो समान रूप में पाई जाती है, इसलिए वह बुद्धि अगर दूसरी जो स्पेसिफिक बुद्धि है वह अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग योग्यताएं होने के कारण, व्यक्तिगत भिन्नताएं होने के कारण उनमें अलग अलग रूप से पाई जाती है। तो शिक्षण के स्थानांतरण के लिए सामान्य बुद्धि ही काम में आती है। इसलिए जो स्थानांतरण के लिए सामान्य बुद्धि से जो प्रशिक्षण की सामान्य बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, जो भी प्रशिक्षण करवाया जाता है, इसके लिए वो जो सामान्य बुद्धि से जो सीखा हुआ है सिद्धांत है वह दो तत्वों का सिद्धांत कहलाएगा। इसके साथ साथ भाटिया ने भी इसके बारे में कहा। भाटिया के अनुसार उन्होंने बताया कि विशिष्ट योग्यताओं का स्थानांतरण नहीं होता है, पर सामान्य योग्यता का स्थानांतरण अवश्य में होता है। अब हम बात करेंगे चौथे सिद्धांत के बारे में जिसको औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कहा जाता है। औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत औपचारिक अनुशासन के अंतर्गत हम बात करते हैं तो विभिन्न विषयों के अगर हम बात करें, विभिन्न विषयों पर हम विचार करें तो देखेंगे कि विषयों में भी विषय वस्तु का आधार कुछ साम्य रखता है, एक जैसा रहता है। जैसे उदाहरण के लिए शुद्ध विज्ञान या नेचुरल साइंसेस के लिए हम बात करें तो तर्क अधिक प्रबल रहता है, और उस दूसरी ओर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो उसमें सामाजिकता तथा समृद्धि अपना विशेष स्थान रखती है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम का स्थानांतरण वहाँ अधिक होता है जहाँ विषय या बात का समान अनुशासन हो। अर्थात मान लीजिए गणित पढ़ने के लिए भौतिक विज्ञान पढ़ने में स्थानांतरण अधिक होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम बात करें तो गणित में विद्यार्थी को जो सिखाया जाता है उसकी बीजगणित की बात करें या अंक गणित की बात करें तो उसको जब वो फिजिक्स में कुछ लॉज अप्लाई करता है और उस लॉज में जैसे उसके अंदर घटाव भी यूज होती है, उसके अंदर जोड़ भी यूज होता है, उसके अंदर गुणित भी होता है, तो
या भावी होती है, तो फिजिक्स में भी वह तर्क शक्ति के द्वारा, क्योंकि ये तर्क का सिद्धांत है, तर्क के साथ विकसित होता है जो मैथ है, उसी अनुसार फिजिक्स में भी तर्क रहते हैं, तो एक दूसरे से समानता लिए हुए हैं, इसलिए गणित तथा फिजिक्स दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं स्थानांतरण, अधिगम के स्थानांतरण के लिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, गेट्स ने भी इसके बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है स्थानांतरण के तथ्यों की मानसिक शक्तियों की सामान्य तथा चतुर्मुखी उन्नति के आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्होंने माना कि अगर हम बात करें कि एक सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें स्थानांतरण की, तो कुछ विषय तो ऐसे हैं जो एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दूसरे विषय भी उससे अंतर संबंधित हो। लेकिन जो विषय अंतर संबंधित हैं उसमें, जैसे हमने गणित की बात की थी, वो फिजिक्स के ऊपर उसके प्रभाव पड़ेंगे, जो गणित में सीखा गया उस वह फिजिक्स में भी उसका अपना प्रभाव छोड़ेगा। इसलिए ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में औपचारिक अनुशासन या जिसको हम सेम स्ट्रीम भी कह सकते हैं, उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। नेक्स्ट हम सिद्धांत की बात करेंगे, मानसिक शक्ति का सिद्धांत। मानसिक शक्ति का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ मेंटल एबिलिटी। यदि आपको स्मरण हो तो हमने बुद्धि के बारे में जो पहले बात की थी, उसमें हमने बुद्धि के साथ क्या संबंधित होता है? तर्क, स्मृति, प्रत्यक्ष ज्ञान, मौखिक अभियोग्यता, स्थानीय संबंध आदि। तो स्थानांतरण का मानसिक योग्यता सिद्धांत भी इस बात पर आधारित है कि सीखे गए कार्य तथा सीखे जाने वाले कार्य या बात में इन सभी मानसिक योग्यताओं में जिसका भी साम्य होता है, उसका स्थानांतरण उतना ही अधिक होता है। उदाहरण के लिए, जिसका तर्क अच्छा है वह विज्ञान की खोज करने में अच्छा सिद्ध हो सकता है, और साथ साथ वकालत में भी, क्योंकि उसमें भी तर्क का प्रयोग करते हैं, तो बुद्धि के इस तत्व के कारण उसमें जो बालक अगर विज्ञान को अच्छे से खोज कर सकता है, उसके लिए वकालत के नियमों को भी अच्छे से समझा जा सकता है, उसके लिए भी वह तर्क निर्धारित कर सकता है। गेट्स तथा उनके साथ जो अन्य जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में कहा है। गेट्स के अनुसार उन्होंने मानसिक योग्यता के बारे में कहा कि इसका इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि तर्क, ध्यान, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक शक्तियां एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अतः उनको स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षित करके सफल बनाया जा सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान मस्तिष्क की शक्तियों के विभाजन को स्वीकार नहीं करता, अतः इस सिद्धांत को की आलोचना की बात करें तो ये, क्योंकि मानसिक शक्तियाँ विभिन्न रूप से रहती हैं, उसके अंदर तर्क का अलग प्रयोग रहता है, स्मृति का अलग प्रयोग रहता है, तो यह सिद्धांत कहीं ना कहीं प्रभावित करता है कि मानसिक शक्तियाँ अलग अलग रूप से, अलग अलग प्रकार से प्राप्त होती हैं, तो उनका स्थानांतरण भी उसी के अनुरूप होता चला जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी आलोचना के बारे में। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सिद्धांत का अपना एक महत्व है, परंतु जैसा कि हम कई स्थानों पर यह पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे कि अधिगम को केवल बुद्धि तत्वों से प्रभावित नहीं होता, अपितु वह रुचि, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति, एटीट्यूड आदि भी इसको प्रभावित करते हैं। अतः स्थानांतरण में इसका प्रभाव भी पड़ना चाहिए, परंतु इस बात का इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया कि इसमें रुचि के सिद्धांत को नहीं लिया गया। तो बालक की रुचि का भी, कि उसकी रुचि किस में है, अगर हम उसको भी साथ में इसको शामिल करते तो मानसिक शक्तियों के द्वारा जो मानसिक शक्तियों का जो सिद्धांत दिया गया है वह अधिक प्रभावशाली होता।
अब हम बात करेंगे जो अधिगम के स्थानांतरण है उसमें एक शिक्षक अपनी भूमिका किस प्रकार निभाता है। अधिगम के स्थानांतरण में शिक्षक की भूमिका। अधिगम के स्थानांतरण में जो शिक्षक है, शिक्षक क्या करता है, वो उसको सबसे पहले यह जानना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से तत्व एवं परिस्थितियां हैं जिनमें स्थानांतरण अधिगम अधिक हो सकता है। इसके साथ साथ वह इस बात को भी जाने, इस बात को जानने के पश्चात कि उन्हें सीखी और सिखाई जाने वाली बातों में साम्य स्थापित करना चाहिए और साम्य के माध्यम से स्थानांतरण किया जाए। इसके साथ साथ अगर हम इतिहास की बात करते हैं, उसमें विभिन्न नाम रहते हैं, तारीखें रहती हैं, तो वह जो स्थानांतरण, उसका स्थानांतरण हम नहीं कर सकते क्योंकि, लेकिन उसको सीक्वेंस वाइज हम स्थानांतरित कर सकते हैं कि एक युद्ध जैसे बालकों को पढ़ाएगा तो उसको अगर हम सीक्वेंस वाइज लें कि पहला युद्ध जो हुआ वो किस शताब्दी में हुआ और दूसरे युद्ध में उसकी जो तारीखें या जो नाम है जिन जिन व्यक्तियों के द्वारा किया गया, चाहे वो क्लासिक लड़ाई पढ़ा रहा हो तो, या पानीपत के युद्ध की बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध तथा तृतीय युद्ध अगर उन बालकों को पढ़ाया जा रहा है तो उसमें नामों व तरीकों का अवश्य में अंतर रहेगा। लेकिन अधिगम का स्थानांतरण की बात करें तो यह अधिगम के स्थानांतरण को विशेष प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए उसके लिए उसको अधिक समय ना लगाकर बालकों को इस योग्य बना दे कि वह उन नामों व तरीकों को अच्छे से याद कर ले, रिटर्न के द्वारा नहीं बल्कि क्रैमिंग के द्वारा नहीं बल्कि उसका ऐतिहासिक महत्व बताकर अगर उसको स्थानांतरित करता है उसके अधिगम को, तो वह अधिक प्रभावी हो सकता है। इसके साथ साथ जिन बातों या क्रियाओं का स्थानांतरण किया जाए उन वे व्यवहारिक अधिक हों, जो भी उसको सिखाया जा रहा है वह उसके दैनिक जीवन में भी उसका प्रयोग हो सके, उसको व्यवहारिक रूप से उसके अंदर अपने व्यवहार में भी शामिल कर सके। इसके साथ साथ जिन तत्वों या बातों का स्थानांतरण किया जाए उनसे संबंधित सूक्ष्म बातों से छात्रों को पहले ही अवगत करा दिया जाए। उसके लिए बालक को पहले ही इतना सक्षम बना दीजिए कि उसके अंदर जो सूक्ष्म तत्व है उसकी गहराई से अगर एक शिक्षक अपने शिक्षण को करता है तो वह उसके लिए ज़्यादा प्रभावी होगा उन बच्चों को सिखाने के लिए। इसके साथ साथ जिन तत्वों में जैसे हम बात करें या विषयों की बात करें, उदाहरणार्थ इतिहास एवं भौतिक विज्ञान, इसमें आपस में कोई साम्य नहीं है तो उनको या तो उसके साथ अलग अलग रूप से पढ़ाया जाए कि क्योंकि उसका आपस में कोई समानता नहीं है अगर हम इस अधिगम के स्थानांतरण की बात करें, इसलिए उसको अलग अलग रूप से पढ़ाया जाए। इसके लिए भी अध्यापक अपने आप को परिपक्व बनाए और वह इस बात का ध्यान रखे कि जो बालकों को सिखाया जा रहा है उसको जो अधिगम कराया जा रहा है वह उसको स्थानांतरित नहीं कर सकता अलग अलग विषयों की अगर बात करें तो। इसके लिए भी अध्यापक अपने आप को इतना सक्षम बनाए कि वह इसके अंतर्गत अधिगम के स्थानांतरण के अंतर्गत उन कुछ तथ्यों को उसमें शामिल ना करें। इसके साथ हम बात करते हैं, फेडरसन ने कहा है स्थानांतरण अधिगम की कुशलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला कारक है। तो अधिगम के स्थानांतरण में जो कारक प्रभाव डालते हैं उसमें सबसे पहला कारक हम बात करेंगे सामान्यीकरण। यह एक पहला तथा बहुत महत्वपूर्ण कारक है। इसके अंतर्गत यह स्थानांतरण को अगर हम अधिगम के स्थानांतरण की बात करें तो यह उसको प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा कारक है। हमने सिद्धांत के अंतर्गत भी सामान्यीकरण के सिद्धांतों की बात की थी कि अगर जनरलाइजेशन करके
एक विषय को पढ़ाया जा रहा है तो सामान्य सिद्धांतों के आधार पर ही अधिगम का स्थानांतरण हो सकता है। दूसरा अगर हम बात करें वह है अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग। अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में इसके अंतर्गत अगर हम बात करें यह कारक भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। यह कारक दूसरा कारक है कि जो बालकों को ज्ञान अर्जित करवाया गया है यह स्थानांतरण को बहुत अच्छे से प्रभावित करने वाला दूसरा कारक बड़ा कारक है, क्योंकि शिक्षक अगर इसके अनुसार उनके अर्जित ज्ञान को अगर उसके साथ विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार उसका प्रयोग करता है तो वह उसके अंदर अधिगम का स्थानांतरण आसानी से करवा सकता है। तीसरा जो कारक है वह है समझदारी। इसके अंतर्गत शिक्षक को चाहिए कि बालकों में जो ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञानात्मक पक्ष को न रखे बल्कि उनके अंदर समझदारी भी विकसित करें, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान शिक्षा के सिद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में तभी परिवर्तित किया जाता है अगर उसमें समझदारी को वह साथ में प्रयोग करता है। इसके साथ साथ चौथा जो कारक है वह है विषयों की समानता। यह कारक भी अपने आप में बहुत अधिगम के स्थानांतरण को करने में अपना बहुत बड़ा प्रभाव रखता है, क्योंकि यह स्थानांतरण को इस प्रकार प्रभावित करता है क्योंकि जो शिक्षक है वह शिक्षण के समय पाठ्य वस्तु या पाठ्य विषय में आने वाले तथ्यों को दूसरे विषयों के तथ्यों के साथ अगर समानता बताता है तो उन बालकों के द्वारा जो अधिगम किया गया है वह अपने अधिगम को दूसरे परिस्थिति में उसको स्थानांतरण आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ अध्यापन की विधियां हैं, ये भी अधिगम के हस्तांतरण को बहुत अच्छे से प्रभावित करती हैं। अलग अलग विधियों द्वारा जब बालक को पढ़ाया जाता है एक शिक्षक के द्वारा तो उन विधियों के प्रयोग के द्वारा भी अधिगम का स्थानांतरण होता रहता है। इसके साथ साथ बालकों की मानसिक योग्यता भी इसको प्रभावित करती है। बालकों की मानसिक योग्यता यह स्थानांतरण को किस प्रकार प्रभावित करती है कि अगर एक ही मानसिक योग्यता के आधार पर बालकों को अलग अलग वर्गों में रखा जाता है और मान लीजिए अलग अलग मानसिक योग्यता रखने वाले विद्यार्थियों को अलग अलग वर्गों में रखा जाता है तो उनके द्वारा जो अधिगम करवाया है उनको जो सिखाया गया है वह उनकी मानसिक योग्यता के आधार पर ही होना चाहिए। एक वर्ग तथा दूसरे वर्ग में जब विद्यार्थियों को रखा जाए तो उसके अंदर यह बिल्कुल ध्यान रखा जाए कि उनकी मानसिक योग्यता किस प्रकार उसको प्रभावित करती है। तो आज हमने जाना कि अधिगम का स्थानांतरण किस प्रकार उसके जो विभिन्न प्रकार के पहले हमने अधिगम के स्थानांतरण के अर्थ के बारे में जाना और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना, उसके साथ साथ अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों की चर्चा की और इसका शिक्षा में अध्यापक के लिए क्या स्थान है उसके बारे में जाना। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम अगले समय में